अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा। आज के प्रोग्राम में भी वो खबरें जो अमूमी तौर पे छापी नहीं जाती हैं, रोज़नामा 92 न्यूज़ का हिस्सा होती हैं, वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। इसके अलावा बहुत से ऐसे मामला जो आपके सामने यानी अवाम के सामने नहीं रखे जाते, वो भी हम आज के प्रोग्राम में आपके साथ हस्ब रिवायत शेयर करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से जवाद अवान हैं, कराची से वकील रहमान हैं, पेशावर से जीशान काका खेल हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं इकराम होती और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सुहेल इकबाल भट्टी साहब। तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जिस मामले की तरफ हम जाएंगे वो वकील रहमान साहब आपकी तरफ आएंगे। आपसे जानना चाहेंगे, पिछले दिनों हमने देखा कि डॉलर उसकी कदर में इजाफा, रुपए की कदर में कमी और सरदस्त तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, हुकूमत को भी समझ नहीं आ रहा था, बाकी जो मुआशी हल्के हैं उनको भी समझ नहीं आ रहा था ये एकदम कैसे हो गया। एक दिन में 8 रुपए 9 रुपए डॉलर की कदर बढ़ जाती है। लेकिन अब जो हक़ाइक़ हैं, आपकी खबर ये बता रही है कुछ अनासर हैं, एक बैकडोर मोनोपली है जो सारी काम कर रही है। इसका तरीक़ा कार क्या है, किस तरीके से ये डॉलर की कदर पे असरअंदाज होते हैं? देखिए अब्बासी साहब, इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को जो है वो माशी मुश्किलात का सामना है। बैरूनी लिहाज से अगर हम देखें तो तिजारती खसारा जो बढ़ रहा है उसके नतीजे में उसका एक दबाव करंट अकाउंट के पर पड़ना, हमें जो है वो कर्ज अदायगियों की सूरत में भी जो है हर महीने जो है वो पेमेंट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे हैं। और पिछले हफ्ते भी जो है वो कोई 24 करोड़ डॉलर की कमी आई थी पिछले हफ्ते में। तो ये जो हमारी अपनी माशी मुश्किलात है, माशी चैलेंजेस है, उसको जो है वो जहाँ इसके लिए कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से इस दौर से निकला जाए, इन माशी मुश्किलात से, माशी चैलेंजेस का सामना करके जो है वो इकॉनमी को बेहतर किया जाए। तो दूसरी तरफ जो है एक मुश्किल एक और भी सामने आ रही है जो हमें जो ज़राए से मालूम हुआ है कि यहाँ इसमें जो मालियाती इदारे हैं, फिर इसके जो मालियाती पूरी चैन है, फॉरेक्स जिसमें जो है वो बैंक शामिल है, फॉरेक्स कंपनियाँ हैं, एक्सचेंज कंपनियाँ हैं, इनमें जो है वो साल से कुछ ऐसे अनासर, ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो 2 नंबर काम करने के और इलीगल जो है वो एक्टिविटीज़ में जो है वो मसरूफ़ रहे हैं। तो वो उनको ये जो पाकिस्तान की कमज़ोर माशी कैफियत है, हालत है, वो उनको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले रहे हैं, जहाँ जो है वो आवाम को और पाकिस्तानी हुकूमत को वो अपनी इस माशी सूरत हाल की वजह से परेशान है। वहाँ दूसरी तरफ ये जो माफिया है, ये जो नेटवर्क्स हैं, ये जो अंदर बैठे में मालियाती इदारों में या मालियाती निज़ाम में ये जो अनासर है वो इस सूरत हाल को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले रहे हैं। वो जो मार्केट में एक अनसर्टेनिटी है उससे फ़ायदा उठाते हैं, जिसका जो है हमें रिसेंटली जब से हुकूमत बनी है 2 बार हम देख चुके हैं कि अचानक जो है वो मार्केट में एक रोज़ में पैनिक पैदा करके 8 रुपए डॉलर बढ़ा दिया जाता है। फिर जब जो है वो अगले दिन रिकवरी आती है तो वो अपना वो जो कमाने में कामयाब हो जाते हैं, बाद में जो ख़रीदने वाले होते हैं वो बेचारे फंस जाते हैं, उनके लिए जो है फिर वो महंगे दामों ख़रीदना मुश्किल हो जाता है। तो ये हम जो है ये तकरीबन अब तक ये 2 बार देख चुके हैं और ये इसकी वजह से जो है वो एक तो पाकिस्तानी रुपए की कदर पे जो है वो गिर रही है, उसका नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ ये जो है एक करेंसी जो है वो किसी भी मईशत का जो है वो पैरामीटर होते हैं कि पाकिस्तान की उस मुल्क की इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है। तो इसकी वजह से ये जो कदर का गिरना, ये तो इकोनॉमी में जो है जब मजबूत होती है तो उसका असर करेंसी के उसकी से भी पड़ जाता है। लेकिन ये है कि जब इस तरह अचानक जो है वो 8 रुपए और 9 रुपए, इससे जो है वो कदर में कमी के साथ साथ एक करेंसी की जो इमेज है, एक साख है, वो भी मुतासिर होती है। तो ये जो इस वक्त जो अब हमारे मालियाती निज़ाम में इस तरह के जो लोग हैं बैठे हुए हैं, उसमें जो है 3 किस्म के जो है ग्रोह के बारे में हमें ज़राए से मालूम हुए थी कि इस सूरत हाल में 3 किस्म के ग्रोह इस वक्त जो है वो एक्टिव हैं, वो इस सूरत हाल से फ़ायदा उठा रहे हैं। जिसमें एक तो वो है जो सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए जो सट्टा खेलते हैं, जो अचानक जो है वो मार्केट में अफवाहें फैलाकर वो डॉलर बढ़ाते हैं, फिर अगले दिन जो है वो बेच देते हैं। एक तो वो है। दूसरे जो है कुछ पॉलिटिकल अनासर हैं
जिनको ये लग रहा है कि इस वक्त जो है वो आगे जो एहतिसाब का एक निज़ाम चल रहा है, एहतिसाब के जो प्रोसेस है उसमें कहीं जाकर जो है वो खुद भी फंसने वाले हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हुकूमत को उलझा कर, इन मामलात में उलझा कर जो है वो रखा जाए, ताकि जो है वो उनकी तवज्जो उस तरफ नहीं आए। फिर इसी तरह जो है हमारी ये बताइए कि वज़ीर खजाना साद उमर साहब तो कहते हैं कि रुपए की कदर में उन्होंने खुद कमी की है, यानी कि उनके नॉलेज में है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रुपए की कदर में कमी की। ताहम आपकी स्टोरी के मुताबिक कुछ मुनज़्ज़म ग्रोह भी डॉलर की कदर में इजाफे में मुलविस पाए गए हैं और कुछ सियासी शख्सियात से वाबस्ता अफराद भी मुख्तलिफ बैंकों में और मालियाती इदारों में जो तैनात है वो भी अपना रोल प्ले करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेशंस मौजूद हैं, अगर कोई ग्रोह या कोई मुनज़्ज़म नेटवर्क इस मामले के अंदर मुलविस पाया जाए तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी है और जो FIA ने अब तक कार्रवाई की उसके अंदर क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारी इस वक्त जो है वो माशी सूरत हाल ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ये भी ऐसी बात भी नहीं है कि जो कि मतलब हम जिसको ऐसे क्राइसिस का करार दें कि जिसका कोई हल नहीं है। अब हमने जो है वो सऊदी अरब से जो है वो $1 अरब के मजीद वो एड मिल चुका है और इसी तरह IMF से भी बात चल रही है। बात यह है कि वो जो इकोनॉमी की जो सूरत हाल है उसमें डॉलर का गिरना वो कोई इतनी बड़ी बात, रुपए का गिरना वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और स्टेट बैंक और वजारत ख़जाना उनकी भी इस पर नज़र है कि अगर ये रुपए की कदर में कमी आती है तो वो किसी हद तक जस्टिफाई है, आगे जब सूरत हाल बेहतर होगी तो दोबारा रिकवर हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है वो अचानक पैनिक का क्रिएट होना, ये जो है असल में ये उस माशी कमजोरी का नतीजा नहीं है, बल्कि ये एक खास अनासिर जो है वो इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर वो इस चीज़ से खेल रहे हैं या फ़ायदा उठा रहे हैं हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए, मुल्क की उसको कमज़ोर करने के लिए। जहाँ तक जो है वो स्टेट बैंक और FIA की उसका तो वो अपने तौर पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अपने तौर पे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी जो है मॉनिटरिंग या उनके हमारे जो है कि किस तरीके से मुनज़्ज़म गिरोह डॉलर की कदर बढ़ाने में सरगर्म रहता है, रुपए को डिवैल्यू करने में अपना काम कर रहा होता है और बुनियादी मकसद उनके अपने जो मकासद हैं उनको हासिल करना होता है, ज़्यादा पैसा बनाना होता है, लेकिन नुकसान मईशत को पहुंच रहा होता है। एक और अहम मामला, 1 साल गुजरने के बावजूद पोर्ट कासिम अथॉरिटी के चेयरमैन का मुस्तकिल चेयरमैन का तकर्रुर ना हो सका और इस मामले पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक जो मसला जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है वो यकीनी तौर पे गैस का बहरान और उसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। वजारत तवानाई में फर्नेस और लॉबी का असर रसूख, PLL दिसंबर में मतलूबा LNG दरामद ना कर सकी। बट सब ये पाकिस्तान LNG लिमिटेड, इसका मैंडेट क्या है, इसने डिमांड कब देनी होती है, अब की बार क्या डिमांड नहीं दी गई और अगर दी गई तो फिर मतलूबा LNG क्यों नहीं आ सकी? फैसल, देखिए, वजारत तवानाई के मातहत काम करती है पाकिस्तान LNG लिमिटेड कंपनी और इस कंपनी का मैंडेट ये है कि इसने बैरून मुल्क से पाकिस्तान के कवायद के ऐन मुताबिक LNG की इम्पोर्ट करना है। इस इम्पोर्ट के मकसद के लिए लाजिम है जो एक पूरा सिस्टम है उसका तरीक़ेकार यह है कि पाकिस्तान LNG लिमिटेड उस वक्त LNG की इंपोर्ट करेगी जो कि उसने टेंडर्स करने हैं, मुख्तलिफ प्राइवेट फर्म से उसने LNG खरीदनी है। ये PLL कंपनी का किसी मुल्क के साथ, कतर के साथ सरकारी तौर के ऊपर कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है कि वो बैनुल हुकूमती बुनियादों के ऊपर LNG खरीदेगी, बल्कि जिस तरीके के साथ PSO पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट करता है उसी पैटर्न के ऊपर टेंडर करके आलमी कंपनियों से बोलियां तलब करके फिर जो कम से कम बोली हासिल होगी उसके मुताबिक PLL LNG के कार्गोज को इंपोर्ट करता है। लेकिन उसके लिए लाजिम है कि PLL को मुकर्रर वक्त से कबल 3 से 4 माह कबल ही बताया जाए 2 इदारों की जानिब से, जिसमें पावर डिवीज़न शामिल है, जिसके अंदर पेट्रोलियम डिवीज़न शामिल है और उसके साथ साथ नॉर्दर्न और सदर्न गैस कंपनी। इनकी जिम्मेदारी है कि वो PLL को अपनी गैस की डिमांड रेज करेंगे कि आने वाले महीनों के अंदर उनके यहाँ गैस की तलब क्या होगी, डोमेस्टिक सार्फिन की गैस की तलब क्या है, वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक उन्होंने किस किस सेक्टर को बिला तौतुल गैस की फ्राहमी को यकीनी बनाना है, जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, जैसे कैप्टिव इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, कमर्शियल यूनिट्स है और पावर सेक्टर है।
इनकी गैस की तलब को मद्देनजर रखते हुए इन सब इदारों ने अपनी डिमांड रेज करनी है पीएलएल को। पीएलएल उस डिमांड के एन मुताबिक फिर टेंडर जारी करेगी और एलएनजी को सिक्योर करेगी। पीएलएल का मैंडेट इसलिए भी अहम है कि हमारे यहाँ जो एलएनजी का दूसरा कार्गो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में ऑपरेशनल किया गया था, उससे हम मिनिमम महाना एलएनजी के 6 कार्गोज हम रिगैसिफाई कर सकते हैं। अगर हम एलएनजी के महाना 6 कार्गो रिगैसिफाई करेंगे तो फिर हम उसकी कैपेसिटी पेमेंट को जस्टिफाई करते हैं, जो कि तकरीबन अब 1 अरब रुपए के लगभग पहुंच चुकी है। अगर जितने कार्गोज हम कम इंपोर्ट करेंगे तो उसके नतीजे में हमें जुर्माना अदा करना पड़ता है, अपनी जेब से इजाफी पैसे उस कार्गो को रिगैसिफिकेशन करवाए बगैर कैपेसिटी पेमेंट के मद में अदा करना पड़ते हैं। लेकिन गुज़श्ता 5 माह से पावर डिवीजन और उसके साथ साथ पेट्रोलियम डिवीजन की गफलत की वजह से वो डिमांड रेज नहीं की गई जिसकी जरूरत थी, और उसके अंदर बुनियादी किरदार था फर्नेस ऑयल लॉबी का, जिसके नतीजे में मौजूदा गैस का बहरान भी हमारे सामने है। और उसके साथ साथ हम गुज़श्ता 5 माह में तकरीबन 10 अरब रुपए का नुकसान कर चुके हैं, जिसके अंदर महंगी बिजली पैदा की फर्नेस ऑयल के ऊपर एलएनजी इंपोर्ट न करने के नतीजे में, और उसके साथ साथ पाकिस्तान गैस पोर्ट कंसोर्शियम को उनके टर्मिनल को हमें इजाफी अदायगियां भी करना पड़ी। अब दिसंबर की हमें सरकारी दस्तावेज मौसूल हुई हैं। ओगरा ने पीएसओ और पीएलएल कंपनी की दरखास्त के ऊपर दिसंबर के महीने के लिए एलएनजी की मिकदार और प्राइस का तयन करते हुए बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मंजूरी दी है। ओगरा के इस फैसले के मुताबिक, जिसकी कॉपी हमें मौसूल हुई है, दिसंबर के महीने में पीएसओ अपने मतलूबा 6 एलएनजी के कार्गोज इंपोर्ट करेगा, जिसके अंदर पीएसओ का एक कतर के साथ लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट है और एक इंटरनेशनल निजी कंपनी के साथ पीएसओ अपने मतलूबा कार्गोज इंपोर्ट करेगा और एंग्रो का टर्मिनल फुली यूटिलाइज होगा। और तहम पीएसओ की गैस महंगी तरीन गैस होगी, जिसकी कीमत ओगरा ने दिसंबर के महीने के लिए मुकर्रर की है, वो $11.01 फी MMBTU मुकर्रर की है। दूसरी जानिब जो दूसरा एलएनजी का कार्गो है, जहां से 6 एलएनजी के कार्गोज रिगैसिफाई करने की जिम्मेदारी थी पीएलएल कंपनी की, लेकिन डिमांड रेज न होने के नतीजे में पीएलएल पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड कंपनी सिर्फ 2 कार्गोज एलएनजी की दिसंबर में इंपोर्ट कर सकेगी, जिसकी कीमत $10.17 फी MMBTU है। तो पीएलएल की कीमत बहुत कम है, और अगर हम इसको रुपयों में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 90 रुपए फी MMBTU एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है, जब हम पीएसओ के मुकाबले में कतर के मुकाबले में पीएलएल कंपनी इंटरनेशनल मार्केट से अपनी अरेंजमेंट के तहत जो एलएनजी इंपोर्ट करती है वो सस्ती इंपोर्ट करती है। हम उस कम कीमत से भी महरूम रहेंगे हमारे सार्फिन। उसके साथ साथ 4 कार्गोज कम इंपोर्ट करने के नतीजे में हमें जो गैस पोर्ट कंसोर्शियम का टर्मिनल है उससे तकरीबन 65 करोड़ रुपए सिर्फ दिसंबर के महीने के लिए इजाफी अदायगी भी करना पड़ेगी। इसके साथ इस फैसले के मुताबिक पीएसओ मजमूई तौर के ऊपर दिसंबर के महीने में 1,75,18,181 MMBTU गैस सिस्टम में शामिल करेगा, जबकि पीएलएल जो कि मतलूबा कार्गोज इंपोर्ट ना कर सकने के बायस 58,44,100 MMBTU गैस सिस्टम में शामिल करेगी। ये और दिसंबर की औसत कीमत जो ओगरा ने मुकर्रर की है वो $12.29 फी MMBTU है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट ये था कि हम, जैसे कि वजीर पेट्रोलियम ने भी इस बात का अदा किया और इस बात को गौर किया गया, प्राइम मिनिस्टर ने भी इस मामले का जायजा लिया और इसकी डायरेक्शन दी गई नवंबर के महीने में मुतलका वजारतों को कि जो दूसरा एलएनजी का टर्मिनल है हम उसे पूरी सलाहियत के ऊपर हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे। अब इतलात ये हैं, हुकूमत उस बात को रियलाइज कर चुकी है कि हम महंगी फर्नेस ऑयल के ऊपर बिजली पैदा करते हैं, गैस का बहरान पैदा हो रहा है। इसको मसले को निपटने के लिए ज़रूरी है कि हम मतलूबा एलएनजी हम इंपोर्ट करें, जिसके नतीजे में वजीर खजाना इस वक्त कतर पहुंच चुके हैं और इतलात ये हैं कि कतर के साथ बातचीत की जा रही है कि कतर पाकिस्तान को इजाफी एलएनजी फराहम करे। अगर इजाफी एलएनजी फराहम नहीं कर सकता तो जो मौजूदा कतर पाकिस्तान को एलएनजी फराहम करते हैं सालाना, जिसकी मालियत $2 अरब से जायद है, वो डेफर्ड पेमेंट पर वो कतर पाकिस्तान को फराहम करे। अब देखना होगा कतर को किस हद तक इस बात पर कायल किया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने भी इस बात को एस्टेब्लिश किया कि फर्नेस ऑयल के ऊपर पाकिस्तान महंगी तरीन बिजली पैदा करता है और महंगी बिजली पैदा करने के नतीजे में ओवरऑल जो मुल्क की मौशत को सालाना नुकसान पहुंचता है वो $18 अरब है। वर्ल्ड बैंक के माहिरीन ने इस बात की निशानदही की कि पाकिस्तान को माहौल दोस्त और सस्ते फ्यूल गैस के ऊपर सबसे पहले बिजली को पैदा करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी इस बात के ऊपर इस बात की डायरेक्शन दे चुके हैं। देखना होगा कि वजारत तवानाई, पेट्रोलियम और पावर डिवीजन महंगे फ्यूल से किस तरह छुटकारा हासिल करते हैं। फर्नेस ऑयल के असर रसूख और उसके जो पावर डिवीजन के कुछ अफसरान के साथ उनका गठजोड़ जोड़ है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। मुल्क की मफाद में इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को साइड पे रखते हुए मुल्क की मफाद के अंदर
ये फैसला 100% कब इम्प्लीमेंट होगा, इसका हतमी हमें जो पिक्चर नजर आएगी वो जनवरी के महीने में हमें ये सब कुछ एस्टेब्लिश होता हुआ हम देख सकेंगे। अच्छा भट्टी साहब, रिएक्शन का क्या होगा एलएनजी के मामले पे? अगर मौजूदा हुकूमत जा रही है कतर के पास तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की पॉलिसी फिर उसको तो तकवीयत मिलेगी। ये बात तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इस वक्त हुकूमत जिस मुश्किल से दो चार है, अब 2 एलएनजी के टर्मिनल नस्ब हो चुके हैं, आपने उनको यूटिलाइज करना है। आपके सिस्टम में गैस की शॉर्टेज है, 2 अरब क्यूबिक फीट मौसम सरमा में आपको शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है। इस गैस की किल्लत से निमटने के लिए और उसके बाद ज़र मुबादला के ज़खायर के ऊपर जो इजाफी दबाव पड़ता है महंगे फ्यूल दरामद करने के नतीजे में, जिसके अंदर फर्नेस ऑयल भी शामिल है, तो अगर आपने मुल्की मौशियत को सामने रखना है, ज़र मुबादला के ज़खायर में बचत करनी है, तो आपको अल्टीमेटली माहौल दोस्त और सस्ता फ्यूल एलएनजी आपको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगेन भट्टी साहब एक क्वेश्चन उठ गया है दोबारा से कि एलएनजी क्या वाकई गेम चेंजर है? ये एक बहस फिर से जन्म लेगी। जहां पाकिस्तान में मरीजों के बहुत से मसाइल हैं, वहां डॉक्टर्स के भी बहुत से मसाइल हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हाउस जॉब करने वाले डॉक्टर्स के लिए एक तारीखी फैसला सामने आया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें मुआवजा मिलेगा। और भट्टी साहब, इसके पटिशनर कौन थे? इस पटिशन के इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे कौन? फैसले में डिटेल क्या लिखा है? मुआवजे का तरीक़ाकार क्या होगा? फैसल, देखिए, जो हमारा सरकारी शोबा सेहत है ज़वाल पजीर था, और स्पेशली वफाकी हुकूमत के हम अस्पतालों की बात करें तो बहुत सी खराबियाँ मौजूद थी। आवाम को सेहत की बेहतर और म्यारी सहूलियात मुयस्सर नहीं थी। तो 2017 से हमने देखा कि बहुत से डॉक्टर साहबान ने इस शोबे सेहत में बेहतरी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रजू किया, और बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने तवज्जो दी। और उसके बाद हमने देखा कि वफाकी दारुल हुकूमत के अस्पतालों में बेहतरी आई, और बाकी मुल्क भर के अंदर में भी सरकारी अस्पतालों में बेहतरी आने का सिलसिला शुरू हुआ। इस सारे मामले के अंदर पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजा अमजद महमूद साहब ने भी हमेशा अपनी काविशें जारी रखी। पहले उन्होंने पिम्स को बेहतर बनाने के हवाले से बहुत अपना कलीदी किरदार अदा किया। उसके बाद उन्होंने एक और पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की कि वो डॉक्टर्स हजरात जो एक तवील मेहनत करने के बाद, दिन रात की एक स्ट्रगल के बाद डॉक्टर्स बनते हैं, और उसके बाद जब हाउस जॉब की स्टेज आती है तो हाउस जॉब करते वक्त उनको मुआवजा अदा नहीं किया जाता। और बेशतर ऐसे डॉक्टर्स को जो अपनी हाउस जॉब का आगाज़ करते हैं, उन्हें फिर अपनी मेहनत का अपना मुआवजा हासिल करने के लिए सिफारिशों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और कुछ ही खुशकिस्मत होते हैं जो बहुत मुश्किल के साथ एक मामूली मुआवजा हासिल करने में कामयाब हो पाते हैं, लेकिन बेशतर मुल्क भर के अस्पतालों के अंदर उन्हें मुआवजा अदा नहीं करना पड़ता, यानी उन्हें दिन रात मुफ्त काम करना पड़ता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को टेकअप किया। गुज़श्ता रोज़ ये एक फिर तारीखी फैसला दिया जो कि मुल्क भर के हाउस जॉब करने वाले डॉक्टरों के लिए एक बड़ा तारीखी इक़दाम है कि अब उन्हें अपनी हाउस जॉब के साथ उन्हें मुआवजा मिलेगा। इस हवाले से पीएमडीसी के कानून पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा था। वफाकी हुकूमत को हिदायत की गई है कि उस कानून को भी मंजूर करवाया जाए। ठीक, भट्टी साहब, पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर राजा अमजद महमूद साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आपको मुबारक हो। ये बता दें कि पहले जो तरीका राइज था, क्योंकि बहुत से हाउस ऑफिसर्स ये कह रहे होते थे कि हमें पैसे मिल रहे हैं, वो क्या था? और अब जो तरीक़ाकार अपनाया गया है या अपनाया जाएगा वो कितना मुख्तलिफ होगा? कैसे तनख्वाहों का, कैडर का तयन किया जाएगा? भट्ट साहब का बहुत शुक्रिया, पिम्स का और डॉक्टर्स का केस प्रॉपरली प्लीड करने पे। डॉक्टर्स कम्युनिटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। हम लोग 5 साल ये बच्चे हमारे पढ़ के जब ना आते थे तो मेरे पास 100 सीटें या 140 सीटें हैं हाउस जॉब के लिए पिम्स में। वो 100 सीटें हम फेडरल मेडिकल कॉलेज के बच्चों को दे देते थे, और जो हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वाले हैं वो उन्हें हाउस जॉब नहीं देते। मेरे पास सिस्टम 370 बच्चे ऑलरेडी बगैर मुआवजे के 24 घंटे हाउस जॉब करते थे। उसके लिए जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे विजिट कर रहे थे तो कुछ बच्चियां उनके पास अपीयर हुई, तो उन्होंने हैरानगी से मेरे से पूछा कि डॉक्टर अमजद, ये बगैर मुआवजे के 24 घंटे काम करती हैं। फिर मैंने वो चीफ जस्टिस साहब को पिटीशन दायर की अपने नाम से। कल उन्होंने ये लैंडमार्क तारीखी डिसीजन दिया कि कोयटा से, कराची से काबुल KPK तक अब कोई डॉक्टर ऑनरेरी हाउस जॉब नहीं करेगा। तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वाले हाउस जॉब पेड देंगे। अगर कोई वहां पे पेड नहीं देगा हाउस जॉब
तो अगर वो सरकारी अस्पताल में भी वो काम करेंगे तो उनका मुआवजा जो कि 42,000 पे सरकारी तौर पे फिक्स है वो पे करेंगे और उनका चेक सरकारी अस्पताल में आया करेगा। और ये रेगुलेशन 2008 में भी, 2012 में भी, 2014 में भी, 2016 में भी और 2018 में भी PMDC का रेगुलेशन ये लिखा हुआ है। और उसकी इम्प्लीमेंटेशन चीफ जस्टिस साहब ने जैसे स्कूलों में फीसों का डिसीजन किया, ये डॉक्टरों के लिए बहुत बड़ा एक उन्होंने लैंडमार्क डिसीजन दिया है, जिसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर साहब, PMDC के रेगुलेशन को जो नोटिफाई नहीं हो पा रही है, जो नया कानून आना है, उसके अंदर तखीर का सामना क्यों है? और उसके साथ जो दीगर कुछ पिम्स के मसले मसाइल थे जिसके लिए फंड्स का इजरा होना था और उसके साथ फेडरल गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उस मामले में भी थोड़ी पेशरफ से आगाह कीजिएगा। अभी उस सिलसिले में हमारे जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने अभी मीटिंग रखी हुई है। आई होप कि वो फंड्स रिलीज हो जाएंगे और उसमें भी प्रोजेक्ट्स की प्रायोरिटी हमारी मिनिस्ट्री उसको सॉर्ट आउट कर रही है। 21 तारीख को टास्क फोर्स की भी मीटिंग है और हमारे मिनिस्टर भी इसमें वो 24 विजिट कर चुके हैं, हमें मुसलसल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने अपने वार्ड, हमारे जो मेन हॉस्पिटल के 4 वार्ड हैं, हमने मैक्सिमम इक्विपमेंट हमारा अब फंक्शनल है। आप ये कह सकते हैं मोर देन 98% हमारा अब इक्विपमेंट भी फंक्शनल है और हमारे वार्ड जो हैं 80% रेनोवेट हो चुके हैं। जो बाकी 4 या 5 वार्ड रह गए हैं वो भी हो जाएंगे। और अगर ये फंड्स मिल जाएं हमें, जो मैंने प्रोजेक्ट्स लिख के भेजे हैं, मैंने चीफ जस्टिस से भी कमिटमेंट की थी, आपसे भी ये करता हूँ कि ये हॉस्पिटल अगर पिम्स टावर बन जाए तो हम यहाँ मेडिकल टूरिज्म को भी प्रमोट कर सकते हैं और एशिया का बेहतरीन हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, लास्ट ये बता दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तो डॉक्टर को बहुत जबरदस्त तरीके से फैसिलिटेट कर दिया गया, बहुत सपोर्ट भी हासिल है, तो अब ये डॉक्टर साहबान से भी अवाम तवक्को रखें कि अवाम की बेहतर खिदमत करेंगे और भरपूर तरीके से उनका इलाज मुआवजा करेंगे। मैं अपने डॉक्टर साहबान की तरफ से ये आपको बताता हूँ कि इन्हें अगर अच्छे माहौल में इन्हें अच्छे मुआवजा दिया जाए, ये हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। सिर्फ मैं अवाम से ये अपील करता हूँ कि ये रोज की वायलेंस, डॉक्टरों से आके लड़ना, ये 24-24 घंटे आके ये हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, इनसे सिर्फ मैं अवाम से ये करता हूँ कि वो बेचारे स्ट्रेस में होते हैं, उनसे आके सिर्फ लड़ाई ना करें, उनसे अपना इलाज करवाएं और अटेंडेंट्स, एक मरीज के साथ एक अटेंडेंट आए, ये मेरी अवाम से अपील है। ठीक है डॉक्टर राजा अमजद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये वाकई एक अलमिया है कि मरीज एक होता है लेकिन 12, 14, 15 बंदे तक बाहर ज़रूर खड़े होते हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में डिस्टर्बेंस होती है। इस बात का ख्याल आवाम को रखना चाहिए। ज़ीशान काकाखेल पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, खैबर पख्तूनख्वा में शामिल होने के बाद जो पाटा और फाटा के अजला हैं, बड़ी तादाद में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां वहां मौजूद हैं। इन गाड़ियों की तादाद कितनी है? इनको सिस्टम में लाने के लिए, इनकी टैक्स पेइंग के लिए मैकेनिज़्म क्या कोई सामने आ गया है टैक्स अथॉरिटीज़ की जानिब से? और अगर ये सारी गाड़ियाँ टैक्स सिस्टम में आ जाती हैं तो कितनी मालियत बनती है? जी बिल्कुल बासित साहब, फाटा और पाटा जो अभी खैबर पख्तूनख्वा में जम हो गए, इसमें जो है 1.25 लाख से ज़्यादा जो है ऐसी गाड़ियां मौजूद है जो नॉन कस्टम पेड है, NCP गाड़ियां। इन गाड़ियों में जो है सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो सवात में है, जिनकी तादाद 44,000 जो है वो है। जबकि इसके बाद दीर लोअर है, दीर अपर है, इसी तरह मलकंड है और मलकंड के अलावा बुनीर और कोहाट और दीगर ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है गाड़ियों की बड़ी तादाद मौजूद है। अभी जो है FBR और कस्टम हुकाम ने जो है एमनेस्टी स्कीम के तहत जो है इसकी लीगलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन के अमल पर जो है गौर शुरू कर दिया गया है। और अभी जो है उन्होंने FBR ने जो है एक मरासला जारी किया हुआ है, जिसके तहत जो है
इस पर गौर किया गया है कि इस गाड़ियों को जो है जल्द से जल्द जो है रजिस्ट्रेशन का अमल इसको शुरू किया जाए। हमारे पास जो दस्तावेजात मौजूद है उसके मुताबिक जो है 2023 तक जो है उनको छूट दिया गया है कि वो तो या जो है वो इन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवाए या जो है कस्टम हकाम के हवाले करे, और या जो है इनके लिए जो है अभी जो है प्लानिंग किया जा रहा है। और प्लानिंग में यही कुछ उन्होंने शामिल किया हुआ है कि हर जिले में जो है इनके लिए दफातर कायम किया जाए और दफातर में जो है इन गाड़ियों की बाकायदा रजिस्ट्रेशन हो, और जिन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन ना हो तो उनको जो है कस्टम हकाम जो है अपनी तहवील में लेगा और उसको जो है मतलब नहीं जाने दिया जाएगा। यहाँ पर फैसल अब्बासी साहब, आपको ये भी बता दो चलूँ जो है सबसे ज्यादा गाड़ी की तादाद जो मैंने बताई वो सवात में है जो 44,000 है। इसके बाद जो है दीर लोअर है, दीर अपर है, उसमें भी जो है 25,000 और इसका 10,000 गाड़ियों की तादाद है। अभी चैलेंज ये है कि जो कस्टम हकाम से हमारी बात हुई, कस्टम असिस्टेंट कलेक्टर जो है उनसे बात हुई, तो उनका कहना ये है कि ये एक बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि ये जो है सिर्फ पेशावर के दफ्तर ये जो है उसमें इनकी रजिस्ट्रेशन जो है नहीं हो सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा रश के मुकाबले में जो है इनकी जो है ये अमल ताख़ीर होगा और यही वजह है कि ये अमल जो है स्मूथली नहीं चल सकेगा। अगर बात की जाए रेवेन्यू की तो इससे जो है एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो है 5 से 6 अरब रुपए जो है इससे भी ज्यादा जो है एस्टिमेशन लगाया गया है। लेकिन अब जो है देखना यह है कि इसकी मंजूरी कब अमल में लाई जाएंगी और कब जो है इसको नाफिज अमल किया जाएगा। आपको ये भी बताता चलूँ अब्बासी साहब के इसमें एक बड़ा चैलेंज ये है कि इस पर गौर किया जा रहा है कि इन गाड़ियों की लीगलाइजेशन से जो है जो लोकल इंडस्ट्री है उसको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा क्योंकि इन गाड़ियों में बेशतर ऐसी है जो इंपोर्टेड गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो इसमें शामिल है। तो ये ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ऐसा तो नहीं होगा कि जो है इन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन से ऐसा तो नहीं है कि जो लोकल इंडस्ट्री है उनको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जी अच्छा ज़ीशान, ये बताइएगा कि जब ये फाटा का खैबर पख्तूनख्वा के साथ इंतजाम किया गया तो उसके बाद एक बड़ा मुतालबा ये सामने आया था कि उनको टैक्स छूट दी जाए। तो जो गाड़ियां पहले से मौजूद हैं क्या उनके लिए टैक्स छूट होगी या सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगी? या जो इस वक्त सवात में या बाकी जिन इलाकों के अंदर आपने अभी पॉइंट आउट किया लाखों गाड़ियाँ मौजूद हैं जो कि उस वक्त के पहले जो राइज कानून था उसके मुताबिक वो बगैर कस्टम ड्यूटी यहाँ पर लाई गई, पहले से मौजूद गाड़ियों के ऊपर भी टैक्स अदा करना लाजिम होगा या 2023 के बाद आने वाली सिर्फ नई गाड़ियों पर टैक्स अदा करना पड़ेगा? जी बटी साहब, इस तरह है कि इनको जो है छूट दिया गया है। ये जो एमनेस्टी स्कीम है इसके तहत जो है इनको 60% जो है टैक्स कस्टम टैक्स जो है अदा करना पड़ेगा और जो है 40% इनको जो है छूट है। और इसमें जो है न सिर्फ जो नई गाड़ियां है उस पर जो है ये टैक्स नाफिज होगा बल्कि जो ये पहले से मौजूद गाड़ियां है 1.25 लाख से ज्यादा जिनकी तादाद है फाटा और पाटा के मुख्तलिफ इलाकों में जो गाड़ियां मौजूद है उन पर जो है ये लागू है ये कानून। और जो है अभी इनकी जो है मंजूरी नहीं दी गई है लेकिन इस पर गौर किया जा रहा है और ये तजवीज़ पेश की गई है कि 2023 तक जो है इन गाड़ियों को जो है रेगुलाइज किया जाए। और अगर इस तरह नहीं होगा तो फिर इनको 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं कि इनकी गाड़ियां जो है या तलब की जाएगी या जो है इसको जो है टैक्स देकर रेगुलराइज किया जाए। 2023 तक भी इस तरह जो इनको जो सजेशन दिया गया है वो ये कि वो सिर्फ जो है फाटा और पाटा इन गाड़ियों को मौजूद रखा जाएगा। जामे पॉलिसी अगर मुरतब है तो एफबीआर को बहुत बड़ी मालियत यहाँ से रेवेन्यू की सूरत में हासिल हो सकती है। एक और अहम मामला भट्टी साहब, बारहा हम पिछला जब दौरे हुकूमत था तब भी ये तज़किरा करते रहे, एडहॉक बेसिस पे इदारे चलाना बैड गवर्नेंस की सबसे बड़ी वजह है। 1 साल गुजर गया, पोर्ट कासिम अथॉरिटी के चेयरमैन के मुस्तकिल चेयरमैन के ओहदा अभी तक खाली है। एडहॉक बेसिस पे असद रफ़ी चांदना साहब को एक मरतबा फिर यहाँ पे तैनात कर दिया गया है, वजह क्या है? मुस्तकिल चेयरमैन क्यों नहीं आ रहा? फैसल, देखिए हमारे बहुत सी सरकारी इदारों और कॉरपोरेशन के जो गंभीर मसाइल हैं या वो खसारे से दो चार होती हैं और वो जिनका मकसद आवाम को सर्व करना और मुनाफा कमाना वो नहीं कमा पाती, उसके पीछे एक बड़ी वजह एडहॉकिज़म भी रही है। अगर हम पोर्ट कासिम अथॉरिटी की बात करें, बहुत अहम इदारा है, बहुत अहम अथॉरिटी है। अगर हम देखते हैं कि सब जो LNG टर्मिनल की तनसीब हुई और दीगर जो बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर पोर्ट कासिम अथॉरिटी की बहुत उसका बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल है।
माजी के अंदर भी हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में फवाद नफास साहब ने अपने एक मंजूर नज़र ब्यूरोक्रेट को तवील अरसे तक पहले एक्टिंग चार्ज दिए रखा, फिर उनको वहाँ पर खिलाफ ज़ाब्ता उनको वहाँ पर उनकी तकर्री करवाई गई। अल्टीमेटली दिसंबर 2017 में उनकी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हुई, बतौर ब्यूरोक्रेट वो रिटायर हो गए। उसके बाद उन्हें कुछ एक्सटेंशन भी मिली थी, लेकिन उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि परमानेंट बुनियादों के ऊपर एडवर्टीजमेंट करके मार्केट से रेलिवेंट एक्सपीरियंस के हामिल शख्स की बतौर चेयरमैन तैनाती हो सकेगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। और हम देखते हैं कि एक मरतबा फिर वजारत नेशनल मैरीटाइम्स अफेयर ने एक डीजी जिनके सेक्रेटेरिएट ग्रुप के असद रफ़ी चांदना साहब थे, उनको एक्टिंग चार्ज देने का सिलसिला शुरू हुआ। और हम देखते हैं कि एक साल गुजरने के बावजूद हैरान कुन तौर के ऊपर मुस्तकिल चेयरमैन पोर्ट कासिम की तैनाती नहीं हो सकी। असद रफ़ी चांदना साहब को पहले 3 महीने के लिए एडहॉकिज्म की बुनियादों की एडहॉक बुनियादों के ऊपर उन्हें चेयरमैन तैनात किया गया। अप्रैल से वो ऑनवर्ड उनकी आर्जी तैनाती रही, फिर उनका टाइम कंप्लीट हो गया, फिर उनकी 3 माह की उनकी एक्सटेंशन हासिल की गई और वो 3 माह की एक्सटेंशन भी 17 अक्टूबर 2018 को कंप्लीट हो गई। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना काम जारी रखा। इस अरसे के दौरान जब उनको ये उनकी तकर्री के अंदर तोसी की जा रही थी, ऑब्जेक्टिव ये बजाया जाता था वजारत नेशनल मैरीटाइम वजारत शिपिंग की जानिब से कि हमने एडवर्टीजमेंट के जरिए से दरखास्तें हासिल कर ली हैं, शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस हो रहा है। फिर पता चला कि शॉर्ट लिस्टिंग मुकम्मल हो चुकी है और उम्मीदवारान के इंटरव्यू का अमल भी शुरू होने वाला है। लेकिन फिर हैरान कुन तौर के ऊपर हाल ही में कराची पोर्ट ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किए जाने वाले एक खास शख्सियत ने, जिनका ताल्लुक कराची से है, उन्होंने अपना रोल प्ले किया और उन्होंने पूरा प्रोसेस रुकवा दिया, क्योंकि उस शख्सियत खुद अपने पोर्ट कासिम के एरियाज के अंदर उनके कमर्शियल प्लॉट्स हैं, उनके एरियाज हैं और उन्हीं की ही असद रफ़ी चांदना साहब को एक बड़ी बैकिंग हासिल है। और हैरान कुन तौर के ऊपर वो प्रोसेस मिनिस्ट्री में रुका हुआ है मुस्तकिल चेयरमैन की तैनाती का। 17 अक्टूबर से इनकी जो वफाकी कबीना से 3 माह की अबूरी तकर्री थी वो मुकम्मल हो चुकी थी। अब दोबारा इनकी समरी खसूसी तौर के ऊपर वफाकी कबीना में ले जाकर उनको 3 माह की मजीद उनकी एक्सटेंशन हासिल कर ली गई है 17 जनवरी 2019 तक। लेकिन मुस्तकिल चेयरमैन की तैनाती नजर आती दिखाई नहीं दे रही। जरा ये कहते हैं कि असद रफ़ी चांदना साहब ने जो एक अहम काम करना था कि 2 टग बोट्स खरीदी गई जो कि इस वक्त मौजूद हैं पोर्ट कासिम अथॉरिटी के पास, उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बल्कि $18 लाख महाना यौमिया के ऊपर $18 लाख यौमिया किराए के ऊपर हासिल की जा रही है टग बोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मुस्तकिल चेयरमैन का तकर्री ना हो। ये रिवायत बड़ा चैलेंज है मौजूदा हुकूमत के लिए भी, और पिछली हुकूमतों से ये चली आ रही है। एडहॉक बेसिस पे लोगों को लगाया जाता है, फिर उनसे अपने मकासद पूरे किए जाते हैं। एक और मामला जो हमने उठाया था, वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी महकमों में सिफारिश की बुनियाद पर तबादलों का नोटिस ले लिया है। हमने 12 प्रोग्राम में जिक्र भी किया था, वज़ीर आला के जो स्पोक्स पर्सन है उनसे भी हमने इस्तदा की थी। ज़रा बता दें इस मामले पे कैसे अब प्रोसीडिंग्स हो रही है। फैसल, इस मामले के ऊपर अच्छी बात यह है कि 10 दिसंबर को हमने ये मामला टेकअप किया था कि किस तरीके के साथ वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट का गलत इस्तेमाल करते हुए वहाँ से कुछ ब्यूरोक्रेट्स अप्रोच करते हैं मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान को, और मुख्तलिफ इदारों में और बिलखसूस DG खान डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत से ऐसे अफसरान का सफारशों के ऊपर तकर्रुर करवाया जा रहा था जो इनके ऊपर इंस्तादे करप्शन एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में केसेज हैं जो लाहौर हाई कोर्ट से जमानत पर रिहा हुए थे, और कुछ जूनियर अफसरान को ग्रेड 16 का ऑफिसर है तो ग्रेड 18 पर अपॉइंट किया जा रहा है। इनके सफारशों के ऊपर तबादलों का सिलसिला जारी था। इवन सेक्रेटरी इरिगेशन को एक मरासला साल करना पड़ा कि अब किसी ने अगर CM सेक्रेटेरिएट से सिफारिश करवाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सर्विस रूल्स 1966 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ACR में सब कुछ लिखा जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने इस मामले का नोटिस लिया है और पंजाब भर के तमाम सरकारी इदारों में तमाम महकमों में तबादलों के ऊपर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी गई है। और एक पूरा प्रॉपर सुनने में ये आ रहा है, इतला दी है कि एक मैकेनिज्म तय किया जा रहा है जिसके अंदर कोई सिफारिश करके गलत तरीके के साथ मनपसंद ओहदे के ऊपर तैनात ना हो सके। तो इकबाल भट्ट का दीगर नुमाइंदगान का भी शुक्रिया जो मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद थे। इस उम्मीद के साथ कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरेगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।